हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीबी क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे इस शेप के बारे में। ये शेप मुझे पता है कि आप लोगों ने पहली बार ही देखी होगी, लेकिन ये इमेज जो है, ये स्वीट जो है, क्या आप लोगों ने पहली बार ही देखी है? नहीं ना। ये इमेज जो है, ये काजू कतली जो है, वो तो आप लोगों ने बहुत बार ही देखी है। लेकिन क्या कभी भी आपने इस स्वीट की शेप के ऊपर ध्यान दिया है कि ये शेप कौन सी है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है? तो इन दोनों इमेजेस को देख के आपने ये आइडिया तो लगा ही लिया होगा कि ये जो दोनों शेप्स हैं वो सेम है। अब इस शेप का नाम क्या है मैं बताती हूँ। इस शेप का नाम है रोम्बस। क्या है? रोम्बस। तो आज इस क्लास में हमने रोम्बस के बारे में पूरी इन डेप्थ स्टडी करनी है कि रोम्बस क्या है, उसकी शेप कैसी होती है, प्रॉपर्टीज क्या है, उसके फॉर्मूलाज कैसे पता करते हैं, कैसे उसके रिलेटेड सम सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये सारी चीजें जानी है बहुत इंटरेस्टिंग वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले जानते हैं रोम्बस क्या है। रोम्बस क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल। अब रोम्बस जो है वो एक बहुत ही स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है। स्पेशल क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ अभी कुछ सेकंड्स में। तो पहली प्रॉपर्टी मैं आपको ये बोल रही हूँ कि रोम्बस जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि उसकी 4 साइड्स है और वो चारों साइड्स जो है वो इक्वल है। अब आप सोचोगे कि क्वाड्रिलेटरल है और इक्वल साइड्स भी हैं तो वो तो होता है स्क्वायर, लेकिन आप यहाँ पे रॉन्ग हो। करते हैं सही आपको, तो रॉन्ग आप कैसे हो? क्योंकि स्क्वायर जो है उसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, उसमें आप सही हो। लेकिन स्क्वायर के जो चारों एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। कितने के होते हैं? 90 डिग्री के। लेकिन रोम्बस में ऐसा केस नहीं है। रोम्बस के चारों एंगल्स जो है, चारों कॉर्नर पे जो एंगल है वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं, जो उसे एक स्क्वायर बनने नहीं देते हैं। क्लियर है? एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बताती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये बाकी क्वाड्रिलेटरल से अलग कैसे है। रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे। रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब डायगोनल्स तो पैरेललोग्राम के भी बाइसेक्ट करते हैं और रेक्टेंगल के भी करते हैं। तो इसमें इतना खास क्या है? पैरेललोग्राम के डायगोनल जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे नहीं बाइसेक्ट करते, और ना ही ऐसा होता है रेक्टेंगल के केस में। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के केस में डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करते हैं, एक दूसरे को दो हिस्सों में तो काटते हैं, लेकिन जो बाइसेक्शन एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होता, 90 डिग्री एंगल वहां पे नहीं बनता। लेकिन रोम्बस में ऐसा होता है। तो यही कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो रोम्बस को बाकी क्वाड्रिलेटरल से अलग कर देती हैं और उसे एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल बना देती हैं। तो क्लियर है रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? तो अब पढ़ते हैं इसके बारे में, इसकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट है, रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। चारों साइड्स इक्वल है, ये हमने डिस्कस कर लिया। इट इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का एक स्पेशल केस है। अब ये बात थोड़ी सोचने वाली है कि है तो ये रोम्बस, तो पैरेललोग्राम का ये स्पेशल केस कहाँ से हो गया? पैरेललोग्राम की क्या खासियत है कि उसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल। जैसे कि पैरेललोग्राम क्या होता है? उसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो होती हैं पैरेलल, यानी कि ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है। क्लियर है? अब हम बोल रहे हैं कि रोम्बस भी इसी के स्पेशल केस है। तो रोम्बस होता है इस तरीके से। अब रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल हैं, तो इक्वल तो है, लेकिन अगर हम ऐसा बोल दें कि ए बी साइड जो है वो डीसी के पैरेलल है और एडी जो है वो बीसी के पैरेलल है, तो ये गलत थोड़ी है। पैरेलल तो वो है ही, क्योंकि वो मीट नहीं हो रही। तो ये भी सही है कि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल भी है, प्लस ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू। क्लियर है? तो ये इसलिए रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम का स्पेशल केस है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, और अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। क्लियर है? सेकंड है, ऑल द 4 एंगल्स ऑफ रोम्बस आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। कि रोम्बस के जो चारों एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होते, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। क्लियर है जी? द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। रोम्बस के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। जैसे कि ये एक डायगोनल हो गया, ये हो गया दूसरा। डायगोनल्स क्या होता है? ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलाते हैं। क्लियर है? तो अब ये दोनों डायगोनल्स हो गए और इस पॉइंट पे हुआ इनका इंटरसेक्शन, जिसे मैंने नाम दे दिया O। यहाँ पे जो एंगल बना है, यहाँ पे जो एंगल बना है, ये एंगल, ये चारों एंगल कितने के हैं? 90 डिग्री के। ये मीनिंग है कि डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इस स्टेटमेंट का ये मीनिंग है। क्लियर है? तो ये थी प्रॉपर्टीज रोम्बस के बारे में। अब रोम्बस क्या है, कैसा दिखता है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसे हैं, वो बाकी क्वाड्रिलेटरल से कैसे अलग है, ये तो हमें पता चल गया। अब
इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज भी पता करने हैं कि रोम्बस का एरिया कितना होता है, इसका पेरीमीटर कितना होता है। पेरीमीटर कैसे हम पता करते हैं, सिंपली चारों साइड्स को प्लस करके, ऐसे होते हैं क्योंकि इट इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल होल बाउंड्री ऑफ एनी शेप, ठीक है। तो पेरीमीटर कैसे पता किया, चारों साइड्स को प्लस करके। और एरिया कैसे पता करना है वो हम जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, चलिए पता करते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस के लिए सबसे पहले हमें रोम्बस ड्रॉ करना पड़ेगा। रोम्बस हमारे पास ऑलरेडी ड्रॉन है। अब रोम्बस में डायगोनल्स होते हैं, तो डायगोनल्स बनाने से भी पहले हमने पहले से एक नाम दिया जो कि है ए बी सी और डी। ए बी सी डी इज आर रोम्बस। इसमें डायगोनल्स ड्रॉ कर लो। ए से सी तक हो गया एक डायगोनल और बी से डी तक हो गया एक डायगोनल, और ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायगोनल्स का ओ। क्लियर है, ये तो हमने अभी पढ़ा है। और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, इन दोनों जगह पे भी है 90 डिग्री, चाहे तो चारों शो कर दो चाहे तो दो शो कर दो। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात ये है कि अगर आप इस पूरे रोम्बस को ध्यान से देखो और ये ऑब्जर्व करो कि ये जो डायगोनल है, डायगोनल बी डी जो है, इस पूरे रोम्बस को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है ना। ये पूरा रोम्बस जो है इस डायगोनल के थ्रू दो ट्राइंगल्स में बाइसेक्ट हो रहा है, दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहा है। तो अब हमने करना क्या है, इस रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, कोई नया फॉर्मूला याद नहीं करना, कोई नया फॉर्मूला बनाना नहीं है। हमने क्या करना है, जो फॉर्मूलाज हमें ऑलरेडी पता है ना, जो शेप्स हमने ऑलरेडी की हुई हैं, उनके फॉर्मूलाज पड़े हुए हैं, हमने उन्हीं को यूज करके उन्हीं को मॉडिफाई करके रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे, अब ये रोम्बस जो है दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया, एक होगी ए बी डी और दूसरी होगी बी सी डी। हमने क्या करना है, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिया, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिया, इन दोनों को ऐड किया और हमारे पास किसका एरिया आ गया, रोम्बस का। क्लियर है, कैसे करना है मेथड, फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया सेकंड में सम अप कर देना है और हमारे पास आ जाएगा टोटल एरिया ऑफ रोम्बस। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, पहले हम यहाँ पे ये लिख दें कि एरिया ऑफ रोम्बस हमने कैसे पता करना है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, चाहे तो आप डी ए बी लिख लो चाहे डी बी ए लिख लो, आपकी मर्जी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। क्लियर, बी सी डी। क्लियर। अब ट्राइंगल डी ए बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, डी ए बी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस। अब इस ट्राइंगल में बेस क्या है, बेस क्या होता है, जहां पे परपेंडिकुलर बन रहा है, तो ये तो बेस है और ये जो ए वर्टेक्स से ये परपेंडिकुलर बन रहा है, जो हमने 90 डिग्री का एंगल शो किया था, वो क्या हो गया, हाइट, यानी कि परपेंडिकुलर। यानी कि परपेंडिकुलर हो गया ये ए ओ और बेस क्या हो गया डी बी, यानी कि बेस की वैल्यू आ गई डी बी और हाइट कितनी होगी ए ओ। क्लियर है, ये हो गया फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया। चाहो तो आप इसे H1 लिख सकते हो, H2 लिख सकते हो, या सिंपली इनके नाम लिख सकते हो AO या OC, आपकी मर्जी है। क्लियर है, हमने एक ट्राइंगल का एरिया लिख लिया। सेकंड ट्राइंगल का क्या होगा, फॉर्मूला तो वही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाफ एज इट इज लिख दिया इंटू बेस। अब सेकंड ट्राइंगल में कौन सा है, सेम है क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स एक ही बेस पे बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी बेस क्या होगा डी बी इंटू हाइट क्या है, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है इस सेकंड ट्राइंगल में देखते हैं। तो ये ट्राइंगल है, ये बेस है। अब सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है ओ पॉइंट तक, यानी कि सी ओ इज द परपेंडिकुलर, किस बेस पे बना है डीबी, तो डीबी हमारा बेस बन गया और सी ओ या फिर ओ सी लिख लो, वो क्या होगा हमारा हाइट और या फिर परपेंडिकुलर। ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे हाफ यहाँ पे हाफ दोनों में कॉमन है, तो हमने हाफ जो है वो यहाँ पे बाहर लिख लिया। क्लियर, डीबी यहाँ पे भी है डीबी यहाँ पे भी है, क्योंकि बेस दोनों के सेम थे, तो डीबी भी कॉमन आ गया, तो डीबी भी मैंने कॉमन लिख लिया आइडेंटिटी, ये बाहर। बचा क्या, यहाँ पे आया ए ओ प्लस का साइन और यहाँ पे क्या बचा सी ओ लिख दिया। अब हाफ डीबी तो एज इट इज रह गया, ए ओ और सी ओ को प्लस करो, ए ओ और सी ओ को प्लस करो, ए ओ यानी कि ये और सी ओ यानी कि ए, टोटल क्या बन गया ए सी, टोटल क्या बन गया ए सी। यहाँ पे लिख देते हैं ए सी।
यानी कि हाफ इंटू डी बी इंटू ए सी। अब ये डी बी क्या है, हाफ किसका, डी बी का, डी बी और ए सी के प्रोडक्ट का। डी बी क्या है, एक डायगोनल, और ए सी क्या है, ये दूसरा डायगोनल। यानी कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को चेंज करें, इस एक्सप्रेशन को दूसरे वर्ड्स में हम इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस किसके इक्वल है, दोनों डायगोनल्स के प्रोडक्ट का हाफ। दोनों डायगोनल्स के यानी कि डी बी और ए सी, डी बी और ए सी के प्रोडक्ट का हाफ, यही है। डी बी को हम मान लें फर्स्ट डायगोनल D1 और ए सी को मान लें डायगोनल 2। D स्टैंड्स फॉर डायगोनल। क्लियर है? ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि D1 D2 D स्टैंड्स फॉर डायगोनल, कि एरिया ऑफ रोम्बस किसके इक्वल है, दोनों डायगोनल्स के प्रोडक्ट का हाफ। दोनों डायगोनल्स के प्रोडक्ट का हाफ, एरिया ऑफ रोम्बस किसके इक्वल है, हाफ इंटू D1 इंटू DT। क्लियर है? ये है एक फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस, ये है एक फॉर्मूला। लेकिन एक और फॉर्मूला है जो बहुत इजी है, जिससे हम एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले ये चीज नोट कर लो और फटाफट से हम चलते हैं दूसरे फॉर्मूला पे। क्लियर है? चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, तो ये आप फटाफट से कर लो सेव। ये था हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। अब चलते हैं हमारे सेकंड फॉर्मूला पे। अब स्टार्टिंग में रोम्बस की जो प्रॉपर्टीज थी उसमें हमने बोला था कि ये जो रोम्बस है वो पैरेललोग्राम का स्पेशल केस है। बोला था ना हमने कि पैरेललोग्राम का ही स्पेशल केस है रोम्बस। तो जब हमने इस रोम्बस को रोटेट किया, रोम्बस को हमने रोटेट किया तो हमारे पास ये शेप आई। एंगल्स ना इसके चारों 90 डिग्री के हैं ना इसके चारों 90 डिग्री के हैं, ऑपोजिट साइड पैरेलल है, ऑपोजिट साइड पैरेलल है, चारों इक्वल है, वो हमें पता है क्योंकि रोम्बस है। लेकिन ऑपोजिट साइड पैरेलल भी तो है, तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में अगर हम ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसकी हाइट जानने के लिए हम ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें यहाँ पे। ये हमारे पास था एक पैरेललोग्राम ABCD और हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AE। तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। अब ये तो था रोम्बस, हमने रोम्बस को पैरेललोग्राम की फॉर्म में लिखा है। तो अगर रोम्बस पैरेललोग्राम की तरह दिख रहा है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ रोम्बस भी तो सेम ही होगा। अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट, तो ये फॉर्मूला किसका होगा, एरिया ऑफ रोम्बस का, क्योंकि इस केस में हमारा जो रोम्बस है वो एक पैरेललोग्राम की तरह ही लग रहा है। क्लियर है? ये है सेकंड फॉर्मूला जो कि है बेस इनटू हाइट का प्रोडक्ट। फर्स्ट फॉर्मूला था दोनों डायगोनल्स के प्रोडक्ट का हाफ, सेकंड है बेस इनटू हाइट जो कि है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ही फॉर्मूला। क्लियर है? तो आई होप ये जो हमने रोम्बस के जो दोनों फॉर्मूलाज जो हमने डिराइव किए हैं पिछले फॉर्मूला से, जो हमें ऑलरेडी पता है, वो आपको क्लियर हो गए होंगे कैसे हमने डिराइव किए, कैसे वो दोनों अलग अलग हैं। क्लियर है? तो अब हम करते हैं सम प्रैक्टिस इसी के रिगार्डिंग। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस पता करना है whose साइड इज 5 सेंटीमीटर। रोम्बस के बारे में बात हो रही है, तो जब भी मेंसुरेशन के आप सम कर रहे हो, एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि डायग्राम मस्ट है और वो डायग्राम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। क्लियर है? डायग्राम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और बनी जरूर होनी चाहिए। तो रोम्बस है, रोम्बस की बात हो रही है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया एक रोम्बस। नेमिंग अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, मुझे ABCD पसंद है तो मैं ABCD ही लिख रही हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। इस रोम्बस का एरिया पता करना है whose साइड इज 5 सेंटीमीटर, जिसकी साइड जो है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। whose altitude is 4.8 सेंटीमीटर, जिसका अल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर या जिसे हम बोल देते हैं हाइट, अल्टीट्यूड हाइट परपेंडिकुलर सेम मीनिंग होते हैं। तो जिसकी अल्टीट्यूड दिया है 4.8 सेंटीमीटर और एक डायगोनल दिया है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड दिया है 4.8 सेंटीमीटर और एक डायगोनल है जो कि 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब ये जो बड़े वाला डायगोनल है वो ऐसे ही होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8 सेंटीमीटर जो है वो इसके डायगोनल की लेंथ है। AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली दूसरा भी तो डायगोनल हो गई, लेकिन फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। ये जो दूसरा डायगोनल है उसकी लेंथ हमें नहीं पता है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब साइड ऑफ रोम्बस कितनी है,
साइड ऑफ रोम्बस कितनी दी हुई है हमें 5 सेंटीमीटर। D1 यानी कि डायगोनल 1 की लेंथ कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर। D2 हमने फाइंड आउट करना है और अल्टीट्यूड दिया है यानी कि हाइट हमें दी हुई है 4.8 सेंटीमीटर। कितनी दी है 4.8 सेंटीमीटर। पता हमने क्या करना है D2 की वैल्यू। अब डायगोनल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम एरिया ऑफ रोम्बस के फॉर्मूला से पता करेंगे क्योंकि डायगोनल यूज ही उस फॉर्मूला में होता है। तो फॉर्मूला लिख दो एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू D1 इंटू D2 क्योंकि अगर हमने D2 की वैल्यू पता करनी है तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे D2 अननोन है वो एज इट इज रहेगा। D1 की वैल्यू हमें गिवन है 8। एरिया ऑफ रोम्बस ये भी तो पता होना चाहिए। अब क्यों पता होना चाहिए क्योंकि एक इक्वेशन में 2 अननोन पैरामीटर्स हैं तो वो कैसे सॉल्व होगी। एटलीस्ट एक अननोन होना चाहिए, एटलीस्ट एक अननोन होना चाहिए तभी हम उसकी वैल्यू पता करते हैं और बाकी के सारे फैक्टर्स जो हैं बाकी के सारे पैरामीटर्स जो हैं वो नोन होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 अननोन है एरिया ऑफ रोम्बस और ये D2 तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एरिया ऑफ रोम्बस पता करेंगे। क्लियर है, यूज हमने यही करना है एरिया ऑफ रोम्बस वाला मेन फॉर्मूला हाफ इंटू D1 इंटू D2। लेकिन इससे यूज करने के लिए हमें एरिया ऑफ रोम्बस की वैल्यू चाहिए तो वो हम कैसे पता करेंगे अभी करते हैं सॉल्व। एरिया ऑफ रोम्बस का दूसरा फॉर्मूला था बेस इंटू हाइट, किया था ना पैरेललोग्राम वाला। तो अब हमने वो फॉर्मूला यूज करना है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। अब हाइट तो हमें दी हुई है 4.8 सेंटीमीटर 4.8 और बेस क्या होगा अब इसका बेस। अब बेस क्या होता है जिस साइड पे वो परपेंडिकुलर बना है। अब 4.8 सेंटीमीटर है तो किस साइड पे बना होगा। अगर हम इसे एज ए रोम्बस सॉरी पैरेललोग्राम देखें तो यहाँ पे मैं आपके लिए डायग्राम बना रही हूँ। ये जो है वो इसकी हाइट है दैट इज 4.8 सेंटीमीटर। अब ये जिस साइड पे बने वो तो साइड रोम्बस की है और रोम्बस की साइड कितनी थी 5 5 5 5 चारों साइड 5 5 थी तो बेस कितना हो गया 5 यानी कि बेस की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो अब इसे सॉल्व करो 5 इंटू 48 अपॉन 10 5 1 द 5 5 टू द 10 24 यानी कि एरिया ऑफ रोम्बस की वैल्यू आई है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोम्बस की वैल्यू कितनी आई है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पता चल गई D1 की हमें पता है D2 फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली कर सकते हैं क्योंकि अब एक ही अननोन फैक्टर है जिसे हमने फाइंड आउट करना है तो अब तो वो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए करते हैं अब इसे सॉल्व। मैं ये सारी अब जो स्क्रीन है इसे आप सेव कर लो चाहे स्क्रीनशॉट ले लो चाहे नोट करना है पॉज करके तो वो कर लो क्योंकि मैं अब इसे कर रही हूँ इरेज। क्लियर है। अब हमारा लास्ट सेक्शन है जो मैं अब लिखूंगी लो। तो अब हमने एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला ये वाला यूज करना है। क्यों क्योंकि इसमें क्या यूज हो रहा है डायगोनल्स हमारे हाफ इंटू D1 इंटू D2। एरिया ऑफ रोम्बस कितना आया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर था यूनिट को हम लास्ट में लिख देंगे। हाफ इंटू D1 कितना है 8 D2 जो है वो अननोन है तो जो वैल्यू अननोन है उसे एज इट इज रहने दो बाकी सभी को रीअरेंज कर दो शिफ्ट कर दो। तो क्या आया 2 1 द 2 2 4 द 8। सबसे पहले ये कटिंग हो सकती है 2 1 द 2 2 4 द 8 4 इंटू 1 4 यानी कि न्यूमरेटर में उधर जाके क्या हो जाएगा ये डिनोमिनेटर में यानी कि डिवाइड हो जाएगा। तो 24/4 इक्वल्स टू D2 4 1 द 4 4 6 द 24 यानी कि D2 की वैल्यू हमारे पास आई है 6 सेंटीमीटर आंसर। सेकेंड डायगोनल की वैल्यू आई है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो है ना इजी। कैसे हमने एक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए रोम्बस के दोनों जो फॉर्मूलाज हैं वो यूज कर लिए। कैसे वो इंटर रिलेट हुए आपस में कि हमने एक वैल्यू पता करनी थी लेकिन हमने निकाली कहाँ से दूसरे फॉर्मूला से। तो इसी तरह ये इंटर रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं कि दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं। क्लियर है। तो इसी सम के साथ ये जो हमारा रोम्बस का कॉन्सेप्ट था रोम्बस की रिगार्डिंग डिस्कशन थी वो खत्म हो रही है। लेकिन
अभी तक अगर आपने मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के और पार्ट्स नहीं देखे हैं, मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के और शेप्स के बारे में नहीं अभी तक पढ़ा है, तो उसके भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप उन्हें भी जाके चेक करो। और फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज जो है वो सेंड कर सकते हो। तो तब तक के लिए आप हमारी मेंस्ट्रुएशन चैप्टर की बाकी जो वीडियोस हैं, बाकी जो लेक्चर्स हैं, उन्हें चेक कर लो, जिनके लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं।